नमस्कार एंड सबको बहुत बहुत प्रणाम एंड वेलकम हमारे आज के सेशन में, जिसमें आज हम बात करेंगे कि हमारी बच्चियों के जो अडोलेसेंट लड़कियां हैं या लड़के हैं, उनके लीगल राइट्स क्या हैं और हमारे बच्चों को और उनके पेरेंट्स को इन लीगल राइट्स के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। So today we have our esteemed guest, Mrs. Varsha Srivastav, MA LLB, who is a brilliant and rising star in the world of law. She has gracefully consented to enlighten us on the rights and policies for the adolescent children. I welcome Varsha ma'am. Please, Varsha ma'am. Thank you so much, ma'am. Varsha, we are very happy to have you here in Facebook live session of MPH. और जैसा कि जनरल पब्लिक और हमें भी बिल्कुल नहीं मालूम है कि अडोलेसेंट के लिए क्या राइट्स हैं, क्या लॉज हैं, और उनके पेरेंट्स को भी नहीं मालूम है कि ये क्या होते हैं। तो इस सेशन में हम लोग सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी से शुरू करते हैं कि व्हाट इज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और इसे लाने के लिए और इसे चेंज करने की क्यों जरूरत पड़ी हमें। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू सो मच संतावना मैम, और आप सभी को कहना चाहूंगी कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जिसमें मैं कुछ चीजें शेयर कर पा रही हूँ। बहुत ही अच्छा महसूस हुआ आप सबको सुन के और जुड़ करके। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर हम बात करते हैं। एक्चुअली जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो 1986 में आया था, उसके बाद उसमें 2000 में अमेंडमेंट किया गया और अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट उसमें अप्रैल 2014 में किया गया, जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 कहा जाता है। और इसका इन्फोर्समेंट इंडिया में 15 जनवरी 2016 में किया गया। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में पहले ये प्रोविजंस किए गए थे कि जो 18 साल से कम उम्र के 18 इयर्स से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, अगर वो कोई हीनियस क्राइम करते हैं तो उनके लिए क्या प्रोविजंस किए गए हैं। जैसे हमारे जो आईपीसी है, इंडियन पैनल कोड के ऐसे कई सारे सेक्शंस हैं जिसमें बताया, जैसे कि आईपीसी का सेक्शन है सेक्शन 82, जिसमें ये प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई बच्चा 7 साल से कम उम्र का है तो उस और कोई हीनियस क्राइम करता है या कोई ऐसा क्राइम करता है तो उस क्राइम के लिए उसे किसी तरह से पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, पनिश नहीं किया जाएगा। आप ये भी जानते होंगे कि 1989 में यूएन में एक कन्वेंशन हुआ जहां पर ये डिक्लेयर किया गया कि कोई भी किसी भी बच्चे को डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी, आजीवन कारावास नहीं दिया जाएगा या फिर 7 साल से अधिक की पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। तो इसीलिए इंडिया में जब इसे एक्सेप्ट किया गया तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी जो संशोधन है, अमेंडमेंट है, वो जरूरी समझा गया, क्योंकि वहां पर काफी सारे चेंजेस लाए गए। वहां ये कहा गया कि 18 इयर्स के से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो अगर कोई क्राइम करते हैं तो उनके लिए स्पेशल जो लॉ है वो बनना चाहिए। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में जो मेजर अमेंडमेंट किया गया और उससे रिलेटेड कुछ विवाद भी रहे कि वहां पर एज जो पहले थी वो 18 इयर्स से कम मानी जाती थी, अब 16 इयर्स से कम उम्र के बच्चे अगर किसी तरह का कोई क्राइम करते हैं तो उनके लिए ये बता दिया गया है कि मतलब अगर वो 16 इयर्स से अपर है तो वो एडल्ट की तरह ही उनको ट्रीट किया जाएगा, मतलब उनका जो ट्रायल चलेगा, उनको जो पनिशमेंट मिलेगी वो एडल्ट की तरह मिलेगी। जबकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये प्रोविजन है कि अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर कोई क्राइम करता है तो उसको सिर्फ 3 साल तक की सजा मिलेगी। जैसे कि आपने देखा निर्भया का जो मर्डर केस हुआ था, उस केस में एक जो उसमें अपराधी था, एक्यूज था, उसकी उम्र जो थी वो 16 साल थी, इसलिए उसे 3 साल तक की ही सजा दी गई। इसीलिए इसमें स्पेशल अमेंडमेंट किया गया और उस समय जो मिनिस्टर थी वुमेन केयर, जो मानव संसाधन विकास मंत्री थी उस समय, वो थी ये मेनका गांधी। उन्होंने कहा कि अगर इस चीज को निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है कि कोई छोटा बच्चा है, 16 साल का है, और वो इतना बड़ा हीनियस क्राइम कर दे रहा है, किसी का रेप कर रहा है, गैंग रेप में वो हिस्सेदार है, तो क्या उसे 3 साल की सजा दे करके ही छोड़ दिया जाए। इसलिए जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 था उसमें अमेंडमेंट किया गया और लोकसभा में इसे पास किया गया, और लोकसभा में पास होने के बाद 2016 में, जिसका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015,
ये एक्ट है और इसको 16 में इन्फोर्स किया गया और इसमें ये प्रोविजन किया गया है कि जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे, जो 16 साल से कम उम्र के लड़के हैं और जो 18 साल से कम उम्र की लड़की हैं, अगर वो किसी तरह का क्राइम करती हैं तो उनको बाल अपराध के तहत लाया जाएगा, उनको अधिक सजा नहीं दी जाएगी, उनको बाल सुधार गृह में रखा जाएगा, 3 साल से ज्यादा की उन्हें सजा नहीं दी जा सकती। एक कमिटी बैठेगी, जो कमिटी और स्पेशल कोर्ट में इनका ट्रायल चलेगा। उस स्पेशल कोर्ट में ये किया गया है कि 6 मंथ के अंदर उस ट्रायल को खत्म कर दिया जाएगा। अगर 6 मंथ के अंदर कोई फैसला नहीं आता है, कोई जजमेंट नहीं आता है, तो वो बच्चे पर से जो केस होगा वो ऑटोमेटिकली मतलब खत्म कर दिया जाएगा, वो इन्फोर्स हो जाएगा, वो फिर आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। ऐसा प्रोविजन किया गया। ये भी देखा गया कि एनसीआरबी जो है, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि 2003 में जो 16 साल से लेकर 18 साल के बच्चे जो क्राइम करते थे उसका परसेंट 54% था, जो कि 2013 में मतलब 10 साल के अंतर के बाद वो क्राइम जो है 66% हो गया। मतलब उसमें काफी ज्यादा बच्चों में जो क्राइम हो रहा है वो बढ़ता हुआ देखा गया। इसीलिए हमारी आईपीसी के सेक्शन 82 में प्रोविजन है कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा यदि कोई क्राइम करता है, कोई हीनियस क्राइम भी करता है, किसी का मर्डर भी कर देता है, तो उसे कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती है। सेक्शन आईपीसी इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 83 में भी ये प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई बच्चा 7 साल से 12 साल के बीच है और वो कोई क्राइम करता है, तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि क्या वो क्राइम का नेचर जानता था, जो वो क्राइम कर रहा है, क्या उसे पता था कि वो किस तरह का क्राइम कर रहा है। तो ये उसके बैकग्राउंड पर उसका डिसीजन लिया जाएगा और उसके बाद उसको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसीलिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की जरूरत पड़ी कि इस तरह के क्राइम जो हो रहे हैं, क्योंकि आईपीसी और सीआरपीसी में इस तरह के कोई प्रोविजन बच्चों के लिए स्पेशली नहीं थे, तो इसलिए इसको लाया गया और इसमें ये बताया गया कि जो छोटे बच्चे हैं जो इस तरह के क्राइम करते हैं उनका फिर रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा, रिकॉर्ड मिटा दिया जाएगा। 3 साल तक ही वो सुधार गृह में रहेंगे। मतलब वो एक तरह का बच्चों का ऐसा सेंटर होगा जहाँ पे उनको अच्छी चीजें सिखाई जाएंगी, उनको कल्चर सिखाया जाएगा, उनको मोरल एथिक्स दिया जाएगा, उसमें सुधार लाया जाएगा, उनके किसी भी तरह के क्राइम को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जैसे इंडिया में कोई भी क्राइम होता है तो उसको नेशनल क्राइम जो ब्यूरो है वो रिकॉर्ड करता है, वो अपने रिकॉर्ड में रखता है। कोई भी एफआईआर लॉन्च होती है तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन इस तरह के अगर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कोई किसी तरह का क्राइम करता है, बच्चा क्राइम करता है, तो उसे स्पेशली रिकॉर्ड्स में नहीं रखा जाएगा और उसको भविष्य में अगर वो गवर्नमेंट जॉब भी करता है तो उसको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी और साथ ही जो उनकी पहचान होगी उसे भी छुपाया जाएगा। बहुत अच्छा। हाँ, आपने बहुत अच्छे से बताया इसे, पर मैं कहना चाहूंगी कि ये यूएनसीआरसी के अगेंस्ट है और आर्टिकल 14 के भी अगेंस्ट ये नहीं है कि 16 और टू 18 इयर्स के बच्चों के बीच में डिफरेंस किया जाए। देखिए उसके पीछे एक रीजन दिया गया है। आर्टिकल जो 14 है वो किसी भी तरह के कास्ट, रिलीजियन, सेक्स के हिसाब से किसी भी प्रकार का भेद नहीं करता है। मतलब आप किसी पे डिफरेंस नहीं कर सकते, किसी को आप नीचा मतलब अलग तरीके आप डिफरेंसेस नहीं कर सकते किसी के बीच। लेकिन जो जेजे एक्ट में बताया गया था, जेजे एक्ट में बताया गया कि 12 से लेकर 18 इयर्स तक का जो बच्चों का पीरियड होता है, जो समय होता है, वो एक स्पेशल एज होती है और इस एज में बच्चे का जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, उनके जो मेंटली चेंजेस होते हैं वो काफी मतलब बहुत तेजी से होते हैं। इसलिए उस समय क्राइम को रोकना, क्योंकि बच्चा उस समय सीखने की प्रक्रिया में ज्यादा होता है, चीजों को जल्दी अडॉप्ट करता है, इसीलिए बच्चों की सीखने की प्रक्रिया ज्यादा होती है। अगर इस तरह का क्राइम बच्चा करने लगे तो मतलब जो मैंने आपको एनसीआरबी का रिपोर्ट बताया कि 10 साल के अंदर क्राइम का कितना % बढ़ा है, तो इसीलिए ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये प्रोविजन किया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब ये इस तरह के एक्ट आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल आपने बताया 14 का वायलेशन करता है, तो इसलिए इसको लाया गया ताकि आप ये समझिए कि अगर कोई 16 साल का बच्चा और मेच्योरिटी उसमें ज्यादा है, वो मेच्योर है, उसको पता है रेप क्या होता है,
अगर वो 1 साल भी अपना उसका 1 दिन भी 16 साल से अगर वो 1 दिन भी कम है और अगर वो इस तरह का हीनियस क्राइम कर रहा है, तो क्या उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? और उसको बिल्कुल। पता है और कि ये वो इसीलिए इस एक्ट में बदलाव लाया गया। आप समझिए कि क्राइम को आप क्या कहते हैं, क्राइम को आप ये नहीं कर सकते, छुपा नहीं सकते, मतलब छुपा नहीं ऐसा सकते, नहीं है कि बढ़ावा नहीं दे सकते। एज से इसका कोई विशेष फर्क पड़ता है। वैसे भी आईपीसी और सीआरपीसी मैंने अब बताया कि उसमें पहले ही प्रोविजन किए जा चुके हैं। तो अगर किसी बच्चे 18, इसीलिए आईपीसी का जो सेक्शन 83 है उसमें ये प्रोविजन है कि अगर 7 साल से 14 साल का बच्चा कोई क्राइम, 16 साल का बच्चा अगर कोई क्राइम कर रहा है और उसको पता है कि वो किस नेचर का क्राइम कर रहा है, तो डेफिनेटली उसको सजा मिलनी चाहिए। इस तरह का हीनियस क्राइम, रेप जैसा क्राइम अगर कोई कर रहा है तो उसमें बदलाव आना चाहिए, जिसको लेकर के काफी विवाद हुआ जब जेजे एक्ट, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, वो जब पारित हुआ तो काफी सारे विवाद हुए इसी चीज को लेकर के, एज को लेकर के। इस केस में डिफरेंस किया गया है, जबकि मेच्योरिटी की एज अपने इंडिया में आप जानते ही हैं 18 ईयर्स मानी जाती है कि आप माइनर नहीं है, 18 ईयर्स से कम के ही बच्चे बिल्कुल, माइनर होते हैं। निर्भया केस था, उसके बाद ही इसको लाया गया और पूरी जनता इंडिया में, सारे पॉपुलेशन में इतना ज्यादा रोष था कि जो सबसे ज्यादा उसमें जिस लड़के ने इन्वॉल्व होके गलत काम किया था, ही वाज ओनली 16 इयर्स ओल्ड। उसके बाद ही ये रूल लाया गया कि कोई एज के कारण बच नहीं सके। और बच नहीं अगर सके किसे पता है कि वो इस तरह का क्राइम कर रहा है, उसके बाद उसे सजा मिलना बहुत जरूरी है। हाँ, तो इसीलिए इसमें प्रोविजन किया गया था कि 16 ईयर्स से अगर कोई ऊपर है, मतलब 16 से 18 ईयर्स का बच्चा अगर इस तरह का कोई क्राइम करता है तो वो हीनियस क्राइम में माना जाता है। और एडल्ट के साथ जिस तरह से ट्रायल चलेगा, जैसे एडल्ट ट्रायल फेस करेंगे, उनको जो सजा का उनके लिए जो सजा का प्रोविजन होगा, सेम प्रोविजन 16 टू 18 ईयर्स के बच्चों के लिए भी किया जाएगा। ये तो हुआ क्राइम की बात। अब हम बच्चों के अधिकार के बारे में बातें करते हैं, है ना। जनरली ऑल राइट्स आर कॉमन फॉर एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, लेकिन कुछ अधिकार जो है जो बच्चों के लिए खास है, एडोलेसेंट के लिए खास है ना, वो बच्चों के लिए तौर पर बनाए गए हैं। तो क्या वर्षा जी उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगी कि बच्चों के क्या राइट्स है, क्या अधिकार? जी, देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 15(3) है, जिसमें का क्लॉज 3 है, जिसमें प्रोविजन किया गया है कि स्टेट को ये राइट है कि वो बच्चों के हित के लिए वो रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए, उनके संरक्षण के लिए नियम कानून बनाए, उनको प्रोटेक्ट करे। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्शन 24(1) है, 21A है, उसमें भी ये प्रोविजन किया गया, सॉरी 21A, आर्टिकल 21A कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें भी ये प्रोविजन किया गया है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री में शिक्षा दी जाएगी और उनकी जो निःशुल्क शिक्षा है उसकी व्यवस्था स्टेट करेगा। साथ में सेक्शन 24 में भी ये प्रोविजन किया गया है कि किसी आर्टिकल 24 में ये प्रोविजन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के कि किसी भी हैवी रिस्क, मतलब कोई ऐसा रिस्की काम बच्चों को नहीं करने दिया जाएगा। और सेक्शन 39 में भी प्रोविजन है कि बच्चों का प्रोटेक्शन किया जाएगा, उनको एक हेल्थी एटमॉस्फेयर दिया जाएगा, उनको एक अच्छा माहौल दिया जाएगा, उनको गरिमा में जीवन जीने का अधिकार है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39 में प्रोविजन है। तो ये हमारा संविधान है जो प्रोविजन करता है कि बच्चों के क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं। साथ में आप जानते ही हैं कि यूएन में जो कन्वेंशन हुआ उसमें भी ये कहा गया, 1989 में ये प्रोविजन किया गया कि किसी भी बच्चे को 7 साल से अधिक की सजा, उसको आजीवन कारावास या डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी, जो कि बच्चों के प्रोटेक्शन से रिलेटेड ही राइट्स प्रोवाइड करता है। ये तो बहुत अच्छा है। कुछ कंफ्यूजन्स हैं, जैसे ये तो राइट्स हैं, एक ये भी है कि ये बच्चों को डू दे हैव एनी राइट रिगार्डिंग रिलीजन? सॉरी, आपकी क्लियर आवाज नहीं आ रही है मुझे। धर्म परिवर्तन या धर्म को लेकर के बच्चों के कुछ राइट्स है?
धर्म परिवर्तन को लेकर के बच्चों के कुछ ऐसे राइट्स तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर ये हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट में कुछ प्रोविजन किए गए हैं कि अगर कोई माता पिता है अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो वो मेंटेनेंस नहीं ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए को, हाँ जी, बहुत अच्छा कि आपने इस पॉइंट को क्लियर कर दिया। और दूसरा मेरे पास एक सवाल था कि क्या अगर जैसे बहुत सारे हम लोग फॉरेन में सुनते हैं कि बच्चों को उनके माता पिता अगर प्रताड़ित करते हैं तो बच्चे कंप्लेन करते हैं, तो हाँ, वो ये हमारे ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। डोमेस्टिक वायलेंस के तहत जैसे होता है ना कि डोमेस्टिक वायलेंस में महिलाएं भी अगर घर में प्रताड़ित हो रही हैं तो वो अपने खिलाफ आवाज उठा सकती हैं, मेंटेनेंस ले सकती हैं। तो उसी तरह बच्चे भी अगर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं तो वो अपने माता पिता से सेक्शन 19 के तहत वो रेजिडेंस ऑर्डर ले सकते हैं कि वो हमें घर से नहीं निकाल सकते, और वो ऑर्डर ले सकते हैं, क्या प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकते हैं डीवी एक्ट के तहत। साथ में डीवी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केवल सिर्फ शादीशुदा औरतों के लिए ही नहीं है, बल्कि महिला जो अनमैरिड लड़कियां हैं उनके लिए भी है। वो मेंटेनेंस अपने फादर से ले सकती हैं, अपनी मदर से ले सकती हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ये प्रोविजन किया गया है। फॉरेन में है तो हम लोग बहुत सुनते हैं कि अगर माता पिता ने बच्चों को जरा सा डांट दिया तो बच्चे ने कंप्लेन कर दिया और माता पिता अरेस्ट। इंडिया में तो हम लोग यही जानते हैं कि बच्चे को डिसिप्लिन में रखना है तो थोड़ा सा उनको पनिशमेंट देना जरूरी होता है ताकि बच्चे बिगड़े नहीं, सही राह पर चले। तो इसीलिए मेरे पास ये सवाल था कि आखिर क्या इंडिया में भी इस टाइप का कुछ होने जा रहा है या ऐसा है कि नहीं है? नहीं, देखिए, क्राइम के लिए हर क्राइम, चाहे अगर आईपीसी में देखें तो ये प्रोविजन, अगर किसी के साथ किसी तरह का कोई भी क्राइम होता है, छोटा मोटा घटना पीटने का, तो आईपीसी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। सेक्शन आईपीसी का 88 है जिसमें ये कहा गया है कि बच्चे अगर गलत काम करते हैं तो बच्चों को डांटा जा सकता है माँ के द्वारा या ऐसा कुछ कहा जाता है, तो वो कोई। लेकिन नॉर्मली अगर बहुत ज्यादा बच्चे प्रताड़ित होते हैं या स्पेशली लड़कियां, तो वो अपने फादर या फिर अपने ब्रदर के अगेंस्ट में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत प्रोटेक्शन ले सकती हैं। घर से अगर लड़की, अनमैरिड लड़की को निकाला जाता है तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत प्रोटेक्शन मांग सकती हैं और रेजिडेंस ऑर्डर ले सकती हैं। आवाज बहुत कम आ रही है। जी, अभी आवाज आ रही है आपको? नहीं, कम हो गई है। हाँ, आपने सही कहा। जैसे कि अगर बच्चे को प्रताड़ित करते हैं माता पिता, तो अगर हम ये कहें कि हम पढ़ाने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए अगर हम डांट रहे हैं तो ये गैर संज्ञेय अपराध होता है। नहीं, ये संज्ञेय अपराध नहीं, गैर संज्ञेय, मैंने कहा गैर संज्ञेय, है ना। और अगर उन्हें चोट लगती है या धारदार हथियार से होता है तब कुछ धाराएं वगैरह लगती है। देखिए, आईपीसी में ये प्रोविजन है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर कोई मदर अपने बच्चे का मर्डर कर देती है तो डेफिनेटली उसको सजा मिलेगा, मिलनी ही है ना। और अगर मान लीजिए बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं तो वो किसके पास कंप्लेन करेंगे? जैसे डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह हो रहा है तो बच्चों को भी कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस के तहत आप वो मुकदमा दायर कर सकते हैं। मैंने बताया, केस दायर कर सकते हैं। स्पेशली लड़कियों के साथ अगर इस तरह का कोई क्राइम होता है तो वो कर सकती हैं। साथ में आप थाने को इन्फॉर्म कर सकते हैं, लिखित दे सकते हैं। बच्चों के लिए एक मतलब रास्ता होना चाहिए कि आखिर वो कहाँ जाए। मान लीजिए अगर वो CWC के पास जा सकते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन जो वेलफेयर है। विकी हाँ, मैं चल रही। बहुत अच्छा आपने बारे में बताया। बच्चों को भी जानकारी सुन रहे होंगे, बच्चों को भी जानकारी हो रही होगी कि अगर सच में कहीं डोमेस्टिक वायलेंस से प्रताड़ित हो रहे हैं तो उन्हें कहाँ जाना चाहिए? थाने में वो चले जाएंगे। महिला और विकास मंत्रालय, CDPO और CWC, इसके तहत बच्चे अपने मतलब बच्चों का जो प्रोटेक्शन है वो मिलता है। और CDPO जो होते हैं वो प्रोटेक्शन ऑफिसर ही होते हैं, जो वुमेन्स के और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो होते हैं। ये ऐसा बताया ताकि बच्चों को, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में भी ऐसा है कि कहीं कहीं बच्चे बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं, है ना, और उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस सहना पड़ रहा है। तो
आपने अच्छा रास्ता बताया कि वो कहाँ जा सकते हैं, किन से बात कर सकते हैं। जी, पहले तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद, देखिए एक सेकंड, पुलिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो तत्काल इनको एक विकी, मैम बच्चा बहुत, विकी विकी विकी, पवन पवन, एक वर्षा सो सॉरी, नहीं 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 वर्षा। और पवन, विकी को लेके थोड़ा, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूजुअल राइट्स है, राइट्स फॉर आइडेंटिटी, राइट्स फॉर हेल्थ, एजुकेशन, ये सब तो बच्चों के पास है ही, राइट फॉर एन ओपिनियन। जी ये हाँ, अब कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस एडोलेसेंट राइट, ये क्या है? हाँ, ये बहुत एक कंफ्यूजिंग टर्म है वर्षा की, ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस एडोलेसेंट राइट क्या है, तो ये आखिर क्या है, और इसके बारे में एडोलेसेंट और हमें भी जानने की जरूरत है कि आखिर ये है क्या और ये कंट्रोवर्सी है क्या, इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताया गया है कि जो माइनर बच्चे होंगे उनकी क्या एज होगी, मेच्योर बच्चे कितने कौन सा मतलब किस एज ग्रुप के होंगे, तो इसी को लेके विवाद था, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 18 इयर्स का जो हो गया है बच्चा, वो जो है वो मेच्योर माना जाएगा, वयस्क माना जाएगा। जबकि जो जेजे एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसमें ये कर दिया गया है कि अभी 2015 में अमेंडमेंट करके लाया गया है कि 16 इयर्स का अगर कोई मतलब 16 इयर्स का अगर कोई लड़का है, मेल है, बच्चा है, वो अगर कोई बॉय है, अगर वो कुछ क्राइम करता है तो वो मेच्योर माना जाएगा 16 ईयर प्लस, और लड़कियां जो है वो 18 इयर्स प्लस में मानी जाएंगी। बस यही डिफरेंस है एज का, और कोई खास डिफरेंस नहीं। ये जो डिफरेंस के बारे में हमें पता चला, ये बहुत अच्छा है। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। जी, प्रोविजन ऑफ रिलेटेड टू क्राइम टू चिल्ड्रन, कि बच्चे जो है एडोलेसेंट किड्स, वो लोग जो क्राइम करते हैं उसके लिए क्या क्या प्रोविजन है कि उन्हें कैसे सजा मिलेगी उनके लिए। मैम ये इन चीजों को मैंने पहले ही जेजे एक्ट में समझा दिया है कि उनको किस तरह से सजा मिलेगी। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है, किसी तरह का क्राइम करता है, जो मैंने बताया आपको, आईपीसी के सेक्शन 82 में प्रोविजन है, 7 साल से कम उम्र का अगर कोई बच्चा कोई क्राइम कर रहा है तो उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। पनिशमेंट नहीं मिलेगा। 7 से 12 साल का बच्चा अगर कोई क्राइम करता है तो देखा जाएगा कि वो क्राइम का नेचर जानता था कि नहीं। सेक्शन 83 जो कि आईपीसी इंडियन पैनल कोड का है, 84 सॉरी, उसमें ये प्रोविजन किया गया है कि 16 साल से अधिक उम्र, 16 साल से 18 साल की उम्र का बच्चा अगर कोई क्राइम करता है तो उसके लिए क्या प्रोविजंस किए गए हैं। जैसे बच्चों की जो गिरफ्तारी होगी वो किसी मेल जो पुलिस अधिकारी होंगे उनके समक्ष ही होगी, उनको कोर्ट नहीं ले जाया जाएगा, उनको बाल सुधार गृह में रखा जाएगा, उनके केस का निपटारा 6 महीने के अंदर ही कर दिया जाएगा, उनका ट्रायल 6 महीने तक ही चलेगा, उनको 3 साल से अधिक की सजा नहीं दी जा सकेगी, शाम के समय उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये अलग अलग प्रोविजंस हैं जो कि दिए गए हैं, जो मैंने आपको बताया, जो इनके राइट्स हैं जो उनको मिलेंगे। मतलब मैं उनको कोई भी एक लड़की को जो है सो शाम के बाद और सवेरे से पहले क्या गिरफ्तारी कर सकते हैं? नहीं किया जा सकता है। कंफ्यूजन था कि ऐसा है कि नहीं है। शाम को 5 बजे के बाद लड़की को, या सूरज जब भी सनसेट होता है उसके बाद किसी भी महिला को, लड़की क्या किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा, और ये पॉक्सो क्या है? बहुत पॉक्सो हम लोग नाम सुनते हैं, ये पॉक्सो क्या है? ये पॉस्को एक्ट जो बनाया गया था, ये जो है सेक्सुअल हरासमेंट या फिर इसे क्या पोर्नोग्राफी से रिलेटेड जो भी हरासमेंट लड़कियों के साथ होते हैं उसको उसके लिए ये बनाया गया है। ये एक्ट जो है, स्पेशली पॉस्को एक्ट, ये महिलाओं जो जो लड़कियां हैं जो कम उम्र की हैं, माइनर हैं,
उनके साथ अगर कोई इस तरह का कोई हरासमेंट करता है, सेक्सुअल हरासमेंट करता है, उनको कोई अभद्र गाना गा के सुनाता है या कोई सेक्सुअल शब्द कहता है, तो उससे उस हरासमेंट से बचने के लिए ये एक्ट बनाया गया है, जिसमें बहुत सारे प्रोविजंस किए गए हैं कि अगर किसी 12 साल की लड़की के साथ कोई रेप करता है या रेप करने की कोशिश करता है, तो उसको डेथ पेनल्टी तक दी जाएगी, मतलब मृत्यु दंड देने का प्रोविजन किया गया है। अगर किसी 16 साल की लड़की के साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट करता है या फिर उसका रेप करता है, तो इस तरह के हीनियस क्राइम में 20 साल तक की सजा या आजीवन कारावास का प्रोविजन किया गया है। एक्चुअली ये छोटे बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो माइनर हैं, उनको सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए ये एक्ट लाया गया है। प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, इसका फुल फॉर्म है। आजकल बहुत जगह देखा जाता है वर्षा मैम कि ये वीडियोस बना लिए जाते हैं, कई बारी लड़कियों को उनको टॉर्चर किया जाता है या उनको ब्लैकमेल किया जाता है, इसकी भी कोई प्रोविजंस हैं हमारे पास? हाँ, छोटे बच्चों के लिए तो प्रोविजंस मैंने बताया आपको कि पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, जिसमें आईपीसी के भी सेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। पहले क्या होता था कि 376, 377, 376 रेप है, 377 जो है अननेचुरल रेप होता है, जिसमें आप जानते ही होंगे वो किस टाइप का रेप होता है। तो उस रेप में वो उस तरह का रेप करने पर 7 साल की सजा का प्रोविजन किया गया था। लेकिन जो छोटी बच्चियां होती हैं या अनसाउंड माइंड लड़के या लड़कियां होते हैं, अगर उनके साथ इस तरह का कोई रेप या फिर इस तरह का कोई क्राइम होता है, कोई ऑफेंस होता है, तो उसके लिए निर्धारित कर दिया गया कि इस तरह से आईपीसी के सेक्शंस तो लगेंगे ही, साथ में अगर पॉस्को एक्ट लग जाता है तो फिर पॉस्को एक्ट में ये भी प्रोविजन कर दिया गया है कि रेप के केसेस में तो बेल मिल जाती है, लेकिन पॉस्को एक्ट अगर लग जाता है तो उसमें बेल नहीं मिल पाती है। उसमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन ही खत्म कर दिया गया है, मतलब अरेस्टिंग होनी ही होनी है, अरेस्टिंग तय है इसमें। और मैंने आपको जैसे कि बताया कि 12 साल की लड़की या लड़के के साथ अगर इस तरह का कोई हीनियस क्राइम होता है, कोई सेक्सुअल असॉल्ट होता है, कोई रेप होता है, तो आईपीसी का सेक्शन 376 तो लगेगा ही, साथ में पॉस्को एक्ट के तहत उसको डेथ पेनल्टी मिलेगी, मतलब उसको मौत की सजा दी जा सकती है। और साथ ही साथ अगर 16 साल तक की लड़की है या लड़का है, कोई इस तरह का हरासमेंट होता है, तो उसे 20 साल की सजा या फिर आजीवन कारावास भी मिल सकता है। जैसे आपने देखा होगा आसाराम बापू का केस, उन पर पॉस्को एक्ट ही लगा था और उनको आजीवन कारावास की सजा दी गई है। वो जब तक जीवित हैं तब तक वो जेल में रहेंगे। पहले आजीवन कारावास में क्या प्रोविजन था कि किसी भी व्यक्ति पर जिसको भी आजीवन कारावास की सजा दी जाती थी, उसे सिर्फ 14 साल ही जेल में रखा जाता था, लेकिन इसको भी 2015 में अमेंड करके चेंज कर दिया गया और अब आजीवन कारावास का अर्थ ये हो गया कि आप जब तक जीवित हैं, जब तक आपकी अंतिम सांस है, आप जेल के अंदर रहेंगे। अच्छा, ये जो है बहुत अच्छा, ये कानून बहुत ही अच्छा कानून है, बच्चों को बचा करके रखेगा। और एक और कंफ्यूजन है कि कंसेंसुअल इंटरकोर्स कब कहेंगे और वो रेप में कंसेंसुअल इंटरकोर्स कब वो चेंज हो जाता है, कब उसको रेप बोलेंगे? देखिए, कानून में बहुत सारे ऐसे जजमेंट आए हुए हैं जो जजमेंट्स ये बताते हैं लॉ क्या है, आईपीसी सीआरपीसी चेंज नहीं होता, लेकिन समय समय पर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट आते हैं, जो साइटेशंस आते हैं, वो नया डेवलपमेंट लाते हैं। जजमेंट के द्वारा ही कानून बदलता है, कानून में नए नए प्रोविजंस आते हैं। तो ये जो है कि कंसल्ट, अगर कोई कंसल्ट से करता है, कंसल्ट से इस तरह का बहुत सारा मामला देखा गया है कि लड़की अगर कंसल्ट से करती है, तो मान लीजिए अगर लड़की की एज कम है और वो अपनी सहमति से भी सेक्स कर रही है या सहमति से भी उसके साथ गलत किया गया है, किसी लड़के ने किया है, तो भी उसको सजा मिलेगी और सजा का प्रोविजन है। अगर उसमें सहमति है तब भी, छोटे बच्चों के लिए ये नियम है। लेकिन अगर कोई बड़ी महिला है, मतलब 18 साल से ऊपर मैच्योर है, अगर वो किसी से कंसल्ट, उनका अपना सहमति, उनकी कंसल्ट से अगर कोई इस तरह का रिलेशन रखती है, तो रेप के केसेस नहीं माने जाते हैं, अगर उनका कंसेंट ये प्रूफ हो जाता है तो।
अगर उनको किसी तरह से बहला कर, फुसला कर या किसी चीज का लालच दे करके इस तरह का कोई क्राइम किया जाता है, तो उसके तहत फिर उस ऑफेंस की सजा का प्रोविजन किया गया है, सजा मिलेगी। और पॉक्सो एक्ट के तहत अगर कोई किसी बच्चे के साथ, चाहे वो कंसर्न हो उसका नहीं हो, तो भी उसमें सजा उसको दी जाएगी, भले ही उस लड़की की उसमें सहमति ही क्यों ना हो। और एक है कि अगर कोई किसी बच्चे को भीख मांगने के लिए मजबूर करता है ना, तो उसमें कुछ सजा को, और भीख मांगने के लिए मजबूर करे, उसके लिए हाथ पैर तोड़ के कुछ एम्पुटेशन या कुछ उसको ग्रीवियस इंजरी पैदा करके ताकि लोग को सहानुभूति हो, तो वैसा करता है, तो ये दोनों में क्या एक ही तरह की सजा होगी या कुछ सजा होगी या नहीं होगी, और होगी तो किस तरह की सजा होगी, कुछ ऐसा प्रावधान है? बिल्कुल इंडिया में ये है कि अगर किसी बच्चे से भीख मांगने के लिए उसको मारा पीटा जाता है, ये एक तरह का अपराध है। इसके तहत भी सजा का प्रावधान किया गया है हमारी आईपीसी सीआरपीसी में, और साथ में बाल अधिकार जो संरक्षण कानून है उसमें भी ये सारे प्रोविजन किए गए हैं। अगर इस तरह का कोई कराता है तो जो व्यक्ति इस चीज में इन्वॉल्व है उसको सजा दी जाती है, सजा का प्रोविजन है। अच्छा, 7 साल की सजा हो जाती है और ऐसे 3 साल की, पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। हाथ पैर अगर तोड़वाते हैं तो शायद वो ज्यादा सीरियस हो जाता है। जी। एक हमें एक ये वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ कि मतलब किस तरह का उसके साथ असॉल्ट किया गया है। जैसे देखिए आईपीसी का सेक्शन बहुत सा 323 है जिसमें छोटी मोटी मारपीट हो जाती है, कुछ ऐसा है 308 जिसमें इस तरह मार दिया जाता है कि उसकी मृत्यु तक हो जाती है। अब 308 में 10 साल की सजा है, 323 में 2 साल की सजा है, तो डिपेंड करता है कि ग्रेविटी कितनी थी। बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट हम लोग एक बहुत डायलेमा में होते हैं कि बहुत लोग जैसे प्रेगनेंसी रहने पे चेकअप कराने आते हैं, तो हम देखते हैं कि वो लड़कियां 16 इयर्स की हैं, 17 इयर्स की है, मैरिड है, तो ये तो अनलॉफुल है। स्टिल हमें समझ नहीं आता कि वैसे हम केसेस में क्या करें। तो ये चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके बारे में भी कुछ बताएं। और अगर हमारे पास ऐसी कुछ लड़कियां आती हैं जो मैरिड हैं, अंडर एज हैं, बिलो 18 हैं, तो फिर हमें वो अपनी सहमति, वो उसमें ये प्रोविजन है कि अगर महिला चाहे तो अपने बच्चे को कंटिन्यू कर सकती हैं। अच्छा, तो इसमें महिला की सहमति होना बहुत जरूरी है। इसमें उस लड़की की सहमति कि वो बच्चा अबॉर्ट करना चाहती है या रखना चाहती है। कुछ ऐसा मिनिमम एज है कि चाइल्ड बियरिंग इस एज से पहले बच्चे को वो नहीं रख सकती हैं, या इन्फॉर्म करना होगा किसी अथॉरिटी को? अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होगा। अगर 16 साल से कम की है, कम की है तो आता है, और आपको इन्फॉर्म करना हायर अथॉरिटी को। एफआईआर करना होता है, या एफआईआर तो नहीं कहेंगे, इन्फॉर्म करना होता है जी। और ये चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? उसमें ये बताया गया है कि शादी के लिए लड़की की उम्र और लड़के की उम्र जो है उसमें कितना डिफरेंस होना चाहिए। मतलब लड़के की उम्र 21 साल रखी गई है, लड़की की उम्र 18 साल रखी गई है। और बीच में इसमें विवाद भी हुआ है, जो बिल पास किया गया है कि लड़कियों की जो एज है उसको जो है वो बढ़ा दिया गया है, 21 साल कर दिया गया है। लड़के की उम्र पहले से 21 साल थी। उसके पीछे भी बहुत सारा मतलब कंट्रोवर्सी रहा, बहुत सारा विवाद हुआ है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 21 साल क्यों रखा गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि 21 साल इसलिए महिलाओं की एज शादी की बढ़ाई गई है ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो सके। उनका जो हेल्थ है वो कम एज में शादी होने पर हेल्थ उनका डाउन हो जाता है, वो गर्भ धारण करने के लिए या प्रेग्नेंट होने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए ठीक से प्रिपेयर नहीं होती हैं। तो उनके शारीरिक मानसिक विकास के लिए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि उसको मतलब महिलाओं की जो शादी की एज है उसको बढ़ाकर 21 साल कर दिया जाए। और पहले क्या था, जबकि उसके विपक्ष में भी कुछ लोग तर्क देते हैं, कुछ ये कहते हैं कि मान लीजिए किसी कोई पिता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना चाहते हैं तो वो कम उम्र में ही अपनी बेटी की शादी करते हैं, तो उसमें क्या गलत है? कम उम्र में मतलब 18 ईयर्स में,
तो अब किसी को 18 इयर्स में शादी करनी है या 18 के बाद करनी है तो वो करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मेच्योरिटी एज जो माना गया है कि मेच्योर हो जाएगा बच्चा, वयस्क हो जाएगा बच्चा, वो 18 इयर्स में। तो 18 इयर्स में कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन दे दिया गया है कि आप अपना निर्णय ले सकते हैं। तो फिर लोगों ने कहा कि जब हम 18 इयर्स में मेच्योर हो जा रहे हैं और अपने अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हम अपना निर्णय ले सकते हैं, तो फिर हमको फिर शादी की एज के लिए बाध्य क्यों किया जा रहा है? 21 साल शादी का एज क्यों रखा गया? वही मतलब कहना है कि 18 में हम लोग वोट दे सकते हैं, तो शादी क्यों नहीं कर सकते? शादी क्यों नहीं कर सकते? एग्जैक्टली, हाँ, इम्पोर्टेंट डिसीजन। लेकिन ये आपने बहुत अच्छा बताया। अभी तक लोगों के मन में यही भ्रांति थी कि लड़की 18 साल के बाद शादी के लिए एलिजिबल है। कम से कम ये तो पता चला कि अब एज बढ़कर 21 साल है। ये हम लोगों को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। पास भी कर दिया गया, ये हम लोगों को नहीं मालूम था। बहुत अच्छा। टाइम के साथ सब कुछ चेंज होना चाहिए। मेरे अनुसार ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। अभी की एज में इट शुड बी 21 इयर्स। लड़कियों को पढ़ना चाहिए और एक मतलब अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड के लिए 21 इयर्स मेरे अनुसार लड़कियों का होना बहुत जरूरी है। जी जी। अब मैं वर्षा आपसे बात करना चाहूंगी अडॉप्शन लॉ। अडॉप्शन लॉ जो है वो इंडिया में अडॉप्शन लॉ क्या है और इसके अंदर क्या क्या दिया गया है, क्या क्या प्रोविजंस आते हैं, कैसे अडॉप्शन किया जाता है? जी, हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट है 1956, साथ ही हिंदू गार्जियनशिप एंड माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 और साथ ही गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट 1890। इन सब में प्रोविजन किया गया है कि एडॉप्शन के लिए क्या रूल बनाए गए हैं। जैसे हामा हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का सेक्शन 7 से लेकर सेक्शन 15 तक एडॉप्शन से रिलेटेड रूल्स के बारे में बताया गया है, जिसमें ये प्रोविजन किया गया है कि जो भी जो एडॉप्शन कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ एडॉप्शन, जैसे क्लोज एडॉप्शन होता है, ओपन एडॉप्शन होता है। ओपन एडॉप्शन में क्या होता है कि जो अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसमें जो उसकी बायोलॉजिकल मदर होगी वो आपसे मिलेगी, आपसे बात करेगी। इवन बच्चे को जब आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो अडेप्टिव मदर बनने के बाद या अडेप्टिव फादर बनने के बाद भी वो बायोलॉजिकल मदर अपने बच्चे से मिल सकती है। ये प्रोविजन है। क्लोज्ड एडॉप्शन में क्या प्रोविजन है कि एडॉप्शन देने से पहले तो आप वो सारा चेक करेंगे, लेकिन एडॉप्शन देने के बाद नहीं करते हैं। फिर एक होता है कहते हैं उसको सेमी ओपन। सेमी ओपन में क्या होता है कि उस समय तो वो आपको देखेंगे, बच्चे की जो बायोलॉजिकल मदर होंगी वो मिलेंगी, बात करेंगी, लेकिन उसके बाद वो बच्चे से नहीं मिल सकती हैं, ऐसा प्रोविजन है। क्लोज्ड में क्या है, किसी संस्था या कोई सेंटर होगा उसके थ्रू बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है। और इंटरनेशनल एडॉप्शन है। इंटरनेशनल एडॉप्शन में आप क्या करते हैं कि बाहर के देशों से भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। एक होता है डोमेस्टिक एडॉप्शन। डोमेस्टिक एडॉप्शन में क्या होता है कि उसमें आप एक ही देश में जो बच्चे हैं उनको अडॉप्ट किया जाता है, जिसको कारा के थ्रू अडॉप्ट किया जाता है। कारा जो होता है वो है सेंट्रल एडॉप्शन एंड रिसोर्स अथॉरिटी। ये सेंट्रल एडॉप्शन एंड रिसोर्स अथॉरिटी जो है वहां पर आपको रजिस्टर्ड खुद को कराना पड़ता है। रजिस्टर्ड होने के बाद वो कारा जो है वो एक आपकी एक रिपोर्ट लगाएगी। उसके बाद आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप बच्चे को किस प्रोसेस के थ्रू आप बच्चे को अडॉप्ट करेंगे। फिर बच्चे की मेंटल स्थिति देखी जाएगी, आपकी स्थिति देखी जाएगी। अब जैसे बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि क्या कोई सिंगल मदर या सिंगल फादर, मतलब सिंगल मेल या सिंगल फीमेल बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है, तो नहीं क्या कर सकता है या नहीं। तो मान लीजिए कोई अगर मेल है वो बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है, तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि जिस एज ग्रुप के बच्चे को अडॉप्ट किया जा रहा है उसके एज और मेल के एज के बीच 21 साल 21 इयर्स का अंतर होना चाहिए। मतलब अगर कोई मेल किसी फीमेल या लड़की को अडॉप्ट कर रहा है और वो सिंगल है, तो उसकी एज और बच्चे की एज के बीच का डिफरेंस 21 साल होना चाहिए, 21 इयर्स। उसी तरह अगर कोई फीमेल सिंगल वुमेन, अगर गर्ल या वुमेन अगर बच्चे को अडॉप्ट कर रही है,
तो किसी मेल चाइल्ड को अडॉप्ट कर रही है तो उसके और बच्चे के बीच 21 साल का अंतर होना चाहिए। उसी तरह कोई अनमैरिड लड़की है या डाइवोर्सी है, वो अगर बच्चे को अडॉप्ट कर रही है तो वो उस समय अडेप्टिव मदर तो कहलाएगी, लेकिन अगर वो भविष्य में जाके शादी कर लेती है तो उसका जो उसके जो हस्बैंड होंगे वो बच्चे के स्टेप फादर कहलाएंगे, ना कि एडेप्टिव फादर कहलाएंगे। उसी तरह अगर कोई जो कपल हैं, शादीशुदा जो जोड़े हैं, अगर वो बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, उनको बच्चा नहीं हो रहा है या कोई ऐसी बात है, तो वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उसमें देखा जाएगा कि जो मेल और फीमेल दोनों की एज इक्वल करके 90 इयर्स कम से कम होनी चाहिए। मतलब कि मान लीजिए पति की उम्र 50 साल तो महिला पत्नी की उम्र 40 साल, मतलब दोनों की एज कपल्स की 90 इयर्स कम से कम होनी चाहिए। और बच्चा 15 साल तक ही आप अडॉप्ट कर सकते हैं, मतलब 15 साल से कम एज के बच्चे को ही अडॉप्ट किया जाएगा, 15 साल से अधिक के बच्चे को अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में प्रोविजन किया गया है। तो इसके ये बहुत सारे नियम हैं। और जैसे इसका जो हिंदू मैरिज एंड एडॉप्शन एक्ट एडॉप्शन एक्ट का जो सेक्शन 12 है, ये भी इसमें भी बहुत सारे प्रोविजंस किए गए हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको आप अडॉप्ट कर रहे हैं और ऑलरेडी उसकी पहले से प्रॉपर्टी थी, तो उसकी प्रॉपर्टी उससे नहीं छीनी जाएगी। ये एक मतलब रूल है कि मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि 10 साल का है और उसके नाम से पहले ही 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, तो ऐसा नहीं है कि अडॉप्शन करने के बाद जो उसके बायोलॉजिकल मदर फादर होंगे इसकी प्रॉपर्टी को बेच सकेंगे, नहीं। उसकी जो प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी है वो एज यूजुअल बनी रहेगी। नई फैमिली में आने के बाद सेक्शन 12 यही कहता है एडॉप्शन एक्ट का कि अगर वो नई फैमिली में आते हैं तो उनकी वही हिस्सेदारी होगी, वही फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, वही सोशल स्टेटस होगा जो वहां पे पहले से उनके बच्चे का होता। तो इस तरह से कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो बनाए गए हैं। आई होप अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप कोई ऐसा एक मिनिमम एज है कि जो लेडी है मिनिमम एज इतना होना चाहिए और मेल का मिनिमम एज इतना, तभी वो अडॉप्ट कर सकते हैं? 30 to 45 इयर्स, 30 to 45 इयर्स के बीच। जैसे जब भी आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो आप एक चीज को ध्यान रखना है कि बच्चे की एज 15 इयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मेल फीमेल अगर आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो बीच में डिफरेंस 21 वर्ष का होना जरूरी है। अब उसके बाद चाहे आपकी एज 30 साल हो, 35 साल हो या 45 साल हो, बच्चे का डिफरेंस आपके एज डिफरेंस से कम 21 साल होना चाहिए। और साथ में अगर मान लीजिए हम पति पत्नी हैं और हमारा कोई बेटा है तो हम फीमेल को ही अडॉप्ट कर सकते हैं, मेल बॉय को अडॉप्ट नहीं कर सकते। मतलब मेल को अडॉप्ट नहीं कर सकते, बॉय मतलब मेल अडॉप्ट नहीं कर सकते। अगर हम फीमेल अगर हमारे पास बेटा है तो हम बेटी अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन बेटा अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम दादा दादी हैं तो भी हम अगर मतलब कोई क्या बोले, अगर हमारा कोई ग्रैंडसन है तो हम बेटा अडॉप्ट नहीं कर सकते। अगर हमारी कोई ग्रैंड डॉटर है तो हम डॉटर अडॉप्ट नहीं कर सकते। ये ऐसा प्रोविजन है। अगर ये तो मतलब हुआ कि 21 इयर्स का डिफरेंस होना चाहिए एज में। अगर एक कपल एक अडॉप्शन के लिए जा रहा है तो क्या क्या कंडीशन होना चाहिए कपल में कि वो लोग अडॉप्ट कर सकते हैं और अलाउ किया जाएगा तब उन्हें अडॉप्ट करने का? जी, देखिए पहले तो देखा जाता है कि उनकी इनकम कितनी है। तो कारा ने ये डिसाइड किया है। कारा के अनुसार अगर 3000 पर मंथ आपकी इनकम है तो आप बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। कारा में उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मैंने बताया सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ये जो कारा है वहां आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। कारा के अकॉर्डिंग आपकी एज जो है वो 35 प्लस होनी चाहिए और साथ में आपका जो मतलब इनकम है मंथली वो 3000 एटलीस्ट होना चाहिए। अगर 3000 से कम है तो आपकी प्रॉपर्टी देखी जाएगी कि आपकी प्रॉपर्टी कितने, आपके पास एसेट्स क्या हैं।
कुछ ऐसा भी है कि मतलब एक मैरिड कपल है और उन्हें बेबी नहीं हो रहा है, कुछ सर्टिफिकेट चाहिए, या अगर वो अडॉप्ट करना चाहते हैं और अपना नेचुरल बर्थ से मदर नहीं देना चाहती है, तब भी उन्हें अलाउ किया जाएगा कि आप अडॉप्ट कर सकते हैं? हाँ, अडॉप्ट कर सकते हैं। अडॉप्ट करने के लिए मैंने आपको बताया कि कारा की तरफ से एक कमेटी बनाई जाती है, जो कि पूरी जाँच करती है, जाँच रिपोर्ट पेश करती है। उस जाँच रिपोर्ट के आधार पर ही एडॉप्शन की जो कपल्स होते हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है, और इन्फॉर्म करने के बाद वो बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसा है कि मिनिमम ईयर्स है कुछ, कि हस्बैंड वाइफ मिनिमम इतने ईयर्स साथ रहे तभी वो अडॉप्ट कर सकते हैं, और उनका कुछ साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होता है कि दे आर ऑफ साउंड माइंड? बच्चा एडॉप्शन में यही है कि अगर मान लीजिए अगर अगर कोई मेल मतलब अगर कपल्स हैं और हस्बैंड अगर बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है तो उसको वाइफ की परमिशन होनी जरूरी होती है। अगर मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ अडॉप्ट कर रहे हैं बच्चे को, तो अगर उनका पहले से ही कोई बेबी है और वो मेच्योर है तो उसकी भी परमिशन लेनी पड़ती है। कारा उसकी भी रिपोर्ट मांगता है, उसकी भी परमिशन मांगता है कि उसकी भी परमिशन है कि नहीं। मान लीजिए किसी कपल्स का कोई बेटा है और वो बेटी अडॉप्ट करना चाहता है, तो उसको अपने बच्चे से भी परमिशन लेनी पड़ेगी, साथ में वाइफ से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए कोई हिंदू कपल्स है और कोई हिंदू मेल पति है, हस्बैंड है, उसकी कई सारी वाइफ्स हैं, तो उसकी जो सीनियर मोस्ट वाइफ होगी वो जो है वो अडेप्टिव मदर कहलाएगी, बाकी जो होंगी वो स्टेप मदर कहलाएंगी। और उन सारी मदर्स की परमिशन होनी जरूरी होती है एडॉप्शन के वक्त। जब बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है तो उन सबका एक एफिडेविट लिया जाता है लिखित कि उनको किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। बच्चा मेच्योर है तो बच्चे का लिया जाता है। अगर कोई अनसाउंड व्यक्ति है तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकता है बच्चे को। अगर पत्नी बच्चा नहीं जन्म दे सकती है या फिर उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उस स्थिति में भी मेल अडॉप्शन के लिए मतलब बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। उनके अलग अलग प्रोविजंस हैं। ये मतलब कौन से बच्चे हैं जो अडॉप्शन के लिए आते हैं? सॉरी, किन बच्चों को आप अडॉप्ट कर सकते हैं? क्या अपने अच्छा, रिलेटिव के किसी बच्चे को आप अडॉप्ट कर सकते हाँ हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको कहा जाता है ये इंट्रा रिलेशनशिप, या क्या बोलते हैं उसको कहा इंट्रा फैमिली एडॉप्शन बेबी, इंट्रा फैमिली एडॉप्शन। उसमें क्या होता है कि फैमिली के अंदर में ही आपस में ही एक दूसरे को बच्चा अडॉप्ट कर दिया जाता है। मतलब कोई फैमिली का मेंबर है तो वो अपने किसी दूसरे फैमिली के फैमिली को बच्चा दे देते हैं, फिर उनसे वो भविष्य में मिल नहीं सकते। ऐसा मतलब जैसे मैंने आपको बताया क्लोज्ड में प्रोविजंस हैं और सेमी क्लोज में प्रोविजन है, ओपन में प्रोविजंस हैं, उसी तरह ही सब सारी चीजों में भी उनको इंट्रा फैमिली एडॉप्शन कहा जाता है। तो इंट्रा फैमिली में क्या ये क्लॉज आता है कि वो बच्चे से मिल नहीं सकते हैं? क्योंकि बीइंग अ फैमिली वो तो मिलेंगे ही। हाँ, बीइंग ए फैमिली वो मिल सकते हैं। उसमें वो बिल्कुल वो मदर फादर आपस में बच्चे से मिल सकते हैं, इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। जैसे ओपन 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 एडॉप्शन होता है, बिल्कुल इसी तरह। अडॉप्शन के बारे में हमने बहुत नया कुछ जाना, और मतलब लॉ क्या कहता है अडॉप्शन के बारे में, क्या क्या कैसे अडॉप्शन किया जाता है। और ये है कि मैक्सिमम एज भी है क्या? एक कपल का भी एक मैक्सिमम एज है कि इसके बाद वो अडॉप्शन नहीं कर सकते? अगर एक कपल है उनको बेबी नहीं है तो कोई एक ऐसा मैक्सिमम एज है जिसके बाद वो नहीं अडॉप्ट कर सकते? शायद 60 इयर्स या 55, 60 इयर्स, 65 इयर्स। पता नहीं, मेरे को आइडिया था 55 इयर्स है शायद, 55 इयर्स इयर्स वाइफ या और जब अगर हस्बैंड वाइफ दोनों 55 इयर्स क्रॉस कर जाएंगे तो वो लोग तो अडॉप्ट नहीं वो कर नहीं, सकते, जैसा मेरा 60 या नॉलेज है। आई डोंट 55 नो इयर्स। कितनी सच्चाई है इसमें। और अगर मान लीजिए डेफ एंड डम पेरेंट्स हैं और अगर वो अडॉप्ट करना चाहते हैं तब वो क्या करेंगे? वो कर सकते हैं क्या अडॉप्ट? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। वो भी अडॉप्ट कर अगर सकते हैं? वो हाँ अडॉप्ट कर सकते हैं, और अब वो देखा जाएगा कि
वही उनकी इनकम, उनकी स्थिति, वो उनका उन्हें मतलब बैकग्राउंड, वो कैसा है, नॉर्मल वो बच्चे को अडॉप्टिव कर। पेरेंट जैसे देखा जाएगा उनको, कोई ऐसा जी स्पेशल उनके लिए कुछ ऐसा नहीं है। नहीं, उनका फाइनेंशियली स्थिति देखी जाएगी कि देखिए मेनली क्या होता है अडॉप्शन में, देखा जाता है कि जो कपल्स बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या वो बच्चे की परवरिश ठीक से कर पाएंगे या नहीं, उनको अच्छा एटमॉस्फेयर दे पाएंगे, हेल्दी एटमॉस्फेयर दे पाएंगे या नहीं बच्चे को। जैसे एक बार अगर आप लीगली बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसमें किसी तरह का कोई मतलब लीगली अगर अडॉप्ट आप एक बार कर लेते हैं, तो वो अडॉप्शन जो है वो कैंसिल नहीं किया जाता है। अडॉप्शन अगर आप करते हैं और उसमें कुछ पैसे का लेन देन हो रहा है, तो वो अडॉप्शन कैंसिल हो जाता है। 2 से अधिक बार आप बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। 2 से ज्यादा बार अगर किसी बच्चे को आप अडॉप्ट कर लेते हैं, तो आपका जो अडॉप्शन है वो कैंसिल कर दिया जाता है। अगर अडॉप्शन के समय पैसे का कोई लेन देन होता है, तो वो अडॉप्शन जो होता है वो वाइड माना जाता है। कुछ ऐसा कुछ मैक्सिमम है कि इतने ही बच्चे को आप अडॉप्ट कर सकते हैं? दो एक बच्चे फैमिली दो से अधिक बार अडॉप्ट नहीं कर सकते, मैंने नहीं बताया कर तो सकते। आपको। हाँ, नहीं दो नहीं से ज्यादा नहीं। वो और कुछ ऐसा स्पेशल लॉ या देखिए, राइट्स है अडॉप्टिव बच्चों के, जो जिन बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है उनके लिए कुछ स्पेशल राइट और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर वो जैसा बायोलॉजिकल मतलब बच्चे होते हैं वैसा ही नहीं उनको फिर देखिए, ट्रीट किया जाएगा? नहीं जो मैंने आपको बताया कि जैसे कि पहले जो नियम था, जो हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट 1956 के तहत ये प्रोविजन था कि केवल हिंदू ही बच्चों को अडॉप्ट कर सकते थे। लेकिन एक यूनिफॉर्म लॉ है जो कि आपको मैंने बताया, ये गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट 1980। इसमें क्या है, इसमें हर धर्म के लोग अपना बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, ऐसा प्रोविजन किया गया है। ये बिल्कुल यूनिफॉर्म लॉ आया। और ये जो आपको मैंने बताया हिंदू माइनॉरिटी जो एक्ट है 1956, इसमें ये स्पेशल प्रोविजन किया गया कि जो बच्चा अडॉप्ट किया जाएगा वो केवल हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट या जैन यही अडॉप्ट कर सकते हैं। बच्चे को जो अडॉप्ट किया जाएगा उनको वही फैमिली माहौल दिया जाएगा, उनके साथ वही बर्ताव किया जाएगा जो अन्य बच्चों के साथ किया जाता है। जो मैंने आपको बताया कि हामा 1956 के सेक्शन 12 में प्रोविजन किया गया है कि एडॉप्शन के क्या इफेक्ट होंगे, मतलब वही उनको राइट्स दिया जाएगा जो राइट्स उनके बच्चों का होता है जो नॉर्मल जो बायोलॉजिकल बच्चों का बायोलॉजिकल होता। बच्चे हैं उनका जो राइट होता वही राइट होता, वही राइट्स, सेम राइट्स दिए जाएंगे। सेम जो बच्चे होंगे उनको मेंटेनेंस का अधिकार होगा। जो सेक्शन 18 से लेके सेक्शन 28 तक हामा एक्ट का जो मैंने आपको बताया है, ये जो मेंटेनेंस और एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 18 टू 28 में ये प्रोविजन किया गया है कि बच्चा जो है वो चाहे वैध हो अवैध हो, वो मेंटेनेंस के लिए अपने माता और पिता दोनों से ही मेंटेनेंस ले सकता है। जो एनआरआईज और फॉरेन नेशनल्स होते हैं, उनको मान लीजिए इंडिया में अडॉप्शन है तो उनको भी कारा के थ्रू जाना होता होगा अडॉप्शन हाँ, में? कारा के थ्रू, हाँ वो अडॉप्शन ले सकते हैं। जी जी। अरे विकी, मिसेस वर्षा, हमने अडॉप्शन के बारे में और सारे जितने इश्यूज हैं एडोलेसेंट और लॉ से रिलेटेड, उनके बारे में काफी अच्छी चर्चा रही और हमने बहुत कुछ जाना आज आपसे। थैंक यू सो मच। काफी जानकारी में मैम, हमको लगता है अब समेट करें हम लोग सेशन को। Thank you, Santwana ma'am. Thank you, Anisha ma'am, for inviting us as moderator for this session. Thanks a lot from both of us, me and Dr. Anupriya. हम लोग दोनों आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। Thank you, Mrs. Varsha. थैंक यू सो वर्षा, मच। एक बार बता दें पूरे सेशन का मेन मोटिव क्या है? मैं चाहूंगी वर्षा एक बार मेन बातें बताएं। क्या टेक होम मैसेज है वर्षा के लिए? वर्षा क्या बताना चाहेंगी बच्चों को? बच्चों को कुछ नहीं बताना चाहूंगी माता पिता को। वो अपने अगर ईश्वर ने उन्हें ये नियामत से दिया है, ये गिफ्ट दिया है
तो उनका ये फर्ज होता है माता पिता को का कि वो बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे, एक अच्छा माहौल दे। और उनको मेरा बेबी बहुत डिस्टर्ब, सब लोग इस फेज से गुजर चुके हैं हम लोग। बगल में थैंक यू बच्चों को बिठा के वर्षा ओपीडी जी, भी कर चुके आपने हैं। बहुत शायद इसीलिए मैं अच्छी कॉन्सेंट्रेट बातें होकर बताई। के जवाब नहीं दे पा रही थी, आंसर नहीं नहीं, कर पा आपने रही हूँ। बहुत अच्छा जवाब दिया और इतना नॉलेजेबल रहा ये सेशन। थैंक यू आपको थैंक यू वर्षा। सो मच, थैंक यू सो वर्षा मच। जी ने हमें बहुत अच्छी बातें बताई। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अगर बच्चों में बच्चे क्राइम कर बैठते हैं गलती से, तो उनके किस एज तक उनको कितनी पनिशमेंट मिलती है, कैसे होना चाहिए, उनको कैसे सुधारा जाता है, किस तरह 7 साल से नीचे बच्चे को कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती है, 7 से 12 साल तक उनको सुधार गृह में रखा जाता है, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, उनको मॉरल एथिक्स, उनको कल्चर सिखाया जाता है। हमें बताया कि बच्चों के क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं और उनको किस तरह हम प्रोटेक्शन की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर महिला और विकास मंत्रालय के द्वारा। एक पॉस्को एक्ट बताया जिस तरह से हमारी बच्चियां काफी अच्छे से प्रोटेक्ट हो सकती हैं। इट इज अ वेरी स्ट्रिंजेंट एंड अ स्ट्रिक्ट एक्ट, मैडम ने हमें बताया। फिर हमें बताया, हमारी गायनेकोलॉजिस्ट ने क्वेश्चन किया कि भाई 16 साल की बच्चियां आ जाती हैं विद प्रेगनेंसी, तो फिर उनका कैसे, जैसे चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंडर उनको कैसे उस चीज को टैकल करना चाहिए। और सबको उन्होंने, मैडम ने अच्छे से बताया कि अब चाइल्ड गर्ल्स की भी मैरिजेबल एज 21 ईयर्स हो गई है। अडॉप्शन के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छे रूल्स से हमारे पेरेंट्स को अवगत कराया कि किस तरह हम अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चा, क्या एज होनी चाहिए, मेन पॉइंट्स की क्या रूल्स हैं, किस तरह से हमें उनको अप्रोच करना चाहिए इफ यू वांट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। और ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सेशन रहा, बड़ा डिफरेंट सेशन रहा डॉक्टर सांत्वना। हमारे लिए ये बहुत ही डिफरेंट सा टॉपिक था जिसमें हम बहुत अवेयर नहीं थे इसके बारे में। थोड़ा सा हैवी रहा होगा शायद सबके लिए, बट आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई जी वुड मैम, लाइक टू रिक्वेस्ट सांत्वना मैडम टू गिव द वोट ऑफ थैंक्स नाउ जी फॉर टू मैम, आवर बहुत ही अच्छा सेशन मॉडरेटर्स। था ये, और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें पता चली जो मॉडरेटर्स ने बिल्कुल जैसे बताते हैं ना कि खोज खोज के सवाल किए जो लोगों के जहन में आते हैं और जो हम लोग जान नहीं पाते हैं। हमारे इग्नोरेंस है, हम लोग कानून के बारे में बहुत कम जानते हैं। बच्चों के बारे में क्या, बड़े लोगों के कानून के बारे में, हमारी औरतों के कानून के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। इसमें दोनों मॉडरेटर्स ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे से उन्होंने सवाल पूछे। और वर्षा को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उसने इतने अच्छे से जवाब दिया, बिल्कुल सारे जो उसके लीगैलिटीज हैं, जो सेशंस के नंबर्स हैं, उनके हिसाब से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दिया। और मुझे लगता है जो भी ये सुन रहे होंगे उनको बिल्कुल इसके बारे में अवेयर रहना चाहिए। जैसे उसने बताया कि पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारी जानकारी थी और बच्चों के लिए भी। तो दोनों हमारे मॉडरेटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत अच्छा सेशन को चलाया और कंडक्ट किया, और जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी इस एज ग्रुप में आनी चाहिए। हालांकि ये ऐसा सेशन है कि इसको कई दिन तक हम लोग चलाते रहे तब भी ये पूरी जानकारी कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था, जो जानना जरूरी था, जिसके बाद लोगों के अंदर एक कम से कम भावना तो आएगी कि हमें कानून की जानकारी होनी चाहिए। तो आगे भी हम लोग इस तरह का सेशन लेंगे और दूसरे टॉपिक्स पे भी जानने की कोशिश करेंगे मैम। तो अनिशा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया सबको बोलने के लिए हरियाणा टीम की तरफ से। और ऑर्गेनाइजर जो भी हमारे हैं, हमारे दिव्या सक्सेना मैम आज नहीं है, उनके इंस्पिरेशन से ही हम लोगों ने ये सेशन शुरू किया था, उनकी प्रेरणा से ही हम लोग इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, और मैं चाहूंगी कि हमेशा कंटिन्यू होता रहे। नेक्स्ट सेशन हमारा, जैसे हम लोग देख रहे थे अभी कुछ बिजी सीजन चल रहा है, तो हम लोग मई में लेंगे, फर्स्ट वीक में 2 या 3 तारीख को। और हमारा टॉपिक रहेगा हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ एंड फिटनेस, हाउ इम्पोर्टेंट दे आर फॉर इन द लाइफ ऑफ एन एडोलेसेंट चाइल्ड। तो इसके बारे में हमारे कुछ एक्सपर्ट होंगे जो दिन जानकारी देंगे। और इसी तरह हम हर 15 दिन पर, ये फोर्टनाइट प्रोग्राम हमारा, हम कोशिश करेंगे कि हर 15 दिन पर इसी तरह का कुछ इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन लेके आए। आप सबका बिल्कुल पेशेंस के साथ ध्यान सुनने के लिए, हमारे जो दर्शक हैं जो इतने पेशेंस के लिए सुनते हैं, और हमारे बहुत फेवरेट और बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है। जब ये प्रोग्राम आने में लेट होता है तो मेरे पास कई मैसेजेस आने लगते हैं कि क्या हुआ आपका प्रोग्राम, इस बार क्या सेशन है, क्या टॉपिक है। तो उन सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनसे हमारा उत्साह बढ़ता है, उसी से हमें इंकरेजमेंट मिलती है कि हम नेक्स्ट टॉपिक क्या लें और कब लें। तो आप सबको यहाँ इस प्लेटफॉर्म से थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड शब्बा खैर। थैंक यू संता।